जय हिंद साथियों, आज हम लोग पॉलिटी की क्लास में पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास। इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण फैक्ट है और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं या फिर आने की संभावना है, वो सभी बिंदुओं को हम लोग देखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, भारत का संवैधानिक विकास। तो ये जो टॉपिक है इसको दो भाग में डिवाइड किया सकता है, एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और दूसरा ब्रिटिश काउंट के अंतर्गत, मतलब ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत। तो समझिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत बहुत सारे एक्ट पारित हुए। तो पहले हम लोग जानते हैं छोटा सा बात कि 1600 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है। इसके बाद इन लोगों ने यहाँ पे फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत क्या हुआ कि यहाँ के राजाओं को आपस में तोड़ना शुरू कर दिया गया और यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था में इन लोग शामिल हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि 1757 का पलासी का युद्ध, फिर 1764 का जो बक्सर की लड़ाई, ये दोनों युद्धों के बाद जो है इन लोगों का बंगाल पर कब्जा हो जाता है और उस वक्त के बंगाल में आपका अभी का पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा कुछ हिस्सा शामिल था। तो इन सभी जो क्षेत्र थे जो उनके अधिपत्य क्षेत्र में थे, इन सभी क्षेत्रों को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन लोगों ने बीच बीच में बहुत सारे एक्ट पारित किए, जिससे क्या होगा कंपनी जो है आसानी से यहाँ व्यापार कर सके और यहाँ से टैक्स वसूल सके। तो इनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उन लोग हम लोग जानेंगे आज। तो सबसे पहले जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखिए यहाँ सवाल ये बनता है कि कंपनी के द्वारा सबसे पहले कौन सा एक्ट पारित किया गया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। तो इसमें क्या हो गया कि पहली बार कंपनी के राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली। इससे पहले जो है जितना सारा कंपनी यहाँ पे शासन कर रहा था उसको ना ही राजनीतिक और प्रशासनिक मान्यता दोनों प्राप्त नहीं थी, लेकिन इस एक्ट के तहत क्या हुआ कि यहाँ पे कंपनी के जितने सारे काम होने लगे उसके राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों क्या हुआ मान्यता मिल गई। जब अगला उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। भारत में पहली बार 1773 एक्ट के तहत 1774 में भी याद रख लीजिएगा, 1773 एक्ट के तहत 1774 में 1774 में भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। याद हमेशा पूछता है कि भारत के पहले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो 1773 एक्ट में पारित हुआ था उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो एलिजा इम्पे थे। अगला यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने तथा रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लग गया। मतलब कंपनी जो था यहाँ पे आया हुआ उसमें से बहुत सारे लोग बटे हुए थे और उन्होंने निजी व्यापार कर रहे थे। कोई नील का खेती कर रहा है तो कोई और चीज खेती कर रहा है, कोई चाय का कर रहा है। तो इस जो व्यापार कर रहा था उन लोग, तो उन लोग को प्रतिबंध लगा दिया और रिश्वत लेने पर बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये अगला और जो सबसे इंपॉर्टेंट, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स थे। यानी बंगाल का जो पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव और आपका जो है बंगाल का पहला गवर्नर जो थे वारन हेस्टिंग्स। यानी इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। दूसरा पिट्स इंडिया एक्ट 1774। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि दोहरे शासन का प्रारंभ। इसमें क्या हो गया कि दोहरे शासन दो भाग में डिवाइडेड था, ये एक व्यापारिक और राजनीतिक। तो व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई और राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई। जिस तरह से अभी हमारे देश के जो पीएम है मोदी साहब, वो पूरा देश को कंट्रोल कर रहे हैं, तो कंट्रोलर क्या हो जाएगा राजनीतिक प्रमुख। पीएम जी हमारे जो है वो राजनीतिक प्रमुख है। और दूसरा व्यापारिक मामलों के लिए हो जाएगा क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। अगला क्या है कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया। यहाँ पे जो कंपनी का अधीन क्षेत्र था, जितने सारे क्षेत्र थे, उसको पहली बार कंपनी का ना होके क्या बोला गया कि ये ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र है, यानी ये ब्रिटिश के अधिकार के क्षेत्र में है। तो ये दो बातें यहाँ पे बोली गई थी। तो अगला है चार्टर्ड अधिनियम 1813। इसमें क्या था कि भारत के शिक्षा पर 1 लाख सालाना खर्च किया जाएगा। मतलब कि भारत की शिक्षा पर इसका मतलब यही
कि संस्कृत को बढ़ावा देना है, हिंदी को बढ़ावा देना है, उर्दू को बढ़ावा देना, ऐसा नहीं था। यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा पर खर्च करना था कि यहाँ जैसे क्या होगा कि अंग्रेजी को बढ़ावा मिलेगा, यहाँ के लोग अंग्रेजी सीखेंगे तो लोगों को व्यापार करने में आसानी होगा। इसीलिए भारत की शिक्षा पर सालाना 1 लाख खर्चा करने की व्यवस्था की गई। दूसरा, भारत में ईसाई मशीनरियों का धर्म प्रचार की अनुमति मिली। कि भारत में इससे पहले ईसाई मशीनरियों को यहाँ पर जो है धर्म प्रचार करने की अनुमति नहीं मिली थी, लेकिन 1813 के एक्ट के तहत क्या हुआ, यहाँ ईसाई मशीनरी जो है धर्म प्रचार कर सकते थे। अगला क्या है, कंपनी के भारत के साथ व्यापार के अधिकार छीन लिया गया। मतलब क्या था, कंपनी जो यहाँ पे व्यापार कर रही थी, इकलौता व्यापार कर रही थी, उसको छीन लिया गया, लेकिन चीन तथा पूर्वी देशों के साथ एकाधिकार 20 वर्ष के लिए बना रहा। मतलब भारत के साथ व्यापार को समाप्त कर दिया गया, एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन और पूर्वी देश के साथ व्यापार को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। अब देखिए 1813 का चार्टर्ड एक्ट, इसमें सबसे पहले क्या किया गया, कंपनी के एकाधिकार क्षेत्र को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। यहाँ 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया चीन और पूर्वी देश के साथ, यहाँ पे क्या पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। दूसरा, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत की गई। जो आपका सिविल सेवक था उसके लिए पहले खुली प्रतियोगिता नहीं थी, आपका जो है उसके एकेडमिक पढ़ाई के आधार पर उन लोग जो है सिविल सर्वेंट बन जाते थे, तो उसको क्या हो गया कि प्रतियोगी परीक्षा के साथ लेना शुरू कर दिया गया। दूसरा क्या है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पहले समझ लीजिए फिर से एक बार आप लोग कि बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, उसी तरह से बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल हो जाएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक, और भारत का पहला गवर्नर जनरल हो जाएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, तो याद हो जाएगा आप लोग को। एक बार फिर से आप लोग जान लीजिए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कंफ्यूजन नहीं होइएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला क्या है, दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। ये भी जान लीजिए कि दास प्रथा का उन्मूलन जो है 1843 में हुआ था इंडिया में। ये भी सवाल आता है कि दास प्रथा का उन्मूलन करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे, तो उस वक्त थे लॉर्ड एटनबरो। याद रख लीजिएगा, लॉर्ड एटनबरो। तो दास प्रथा का उन्मूलन जो है चार्टर अधिनियम 1833 के तहत किया गया। कब किया गया, 1843 में, 1843 में किया गया, और कौन किए थे, लॉर्ड एटनबरो के द्वारा। और एक काम और स्टार्ट हुआ था उस वक्त कि रविवार को जो छुट्टी होती है वो छुट्टी देना शुरू हो गया। कब, लॉर्ड एटनबरो के कार्यकाल में 1843 से। अगला क्या है, विधि आयोग का गठन। ये समझते हैं कि विधि आयोग का गठन 1834 में किया गया था, 1834 में किया गया था, और लॉर्ड मैकाले को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो विधि आयोग का गठन किया गया है 1833 एक्ट के तहत, और कब किया गया, 1834 में, 1834 में। इसके अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मैकाले। तो आप लोग समझे यहाँ पे। अगला देखते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम। यहाँ पे एक ही काम हुआ है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण काम हुआ है। क्या हुआ है, कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षा शुरू। पहले क्या था, कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए कोई एग्जाम नहीं होता था, जो भी योग्य होते थे उसको शामिल कर लिया जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या होने लगा कि लोग अपने निजी लोगों को शामिल करने लगे। इससे क्या हो गया, कंपनी का जो प्रशासनिक व्यवस्था था वो धीरे धीरे जो है खराब होने लगा। तो सब चीज को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत किया गया। तो 1853 का चार्टर अधिनियम में क्या हो गया कि आपका सीधी भर्ती के स्थान पर क्या हो गया, कंपटीशन, प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की गई। तो ये सब आपका था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। अब हम लोग जानेंगे ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो जितने सारे अधिनियम पारित किए गए उन सबको हम लोग जानेंगे। इसमें भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, फिर 1909 का एक्ट हो जाएगा, फिर 1919 का एक्ट हो जाएगा, और 1935 का एक्ट हम लोग देखेंगे। 1857 के पहले क्या था कि कंपनी ने यहाँ व्यापार किया, और व्यापार के दौरान इन लोगों ने क्या किया, यहाँ के लोगों को बहुत ही उत्पीड़न करना शुरू कर दिया, महिलाओं के साथ शोषण शुरू कर दिया, यहाँ के किसानों के साथ शोषण शुरू कर दिया, यहाँ के जमींदारों को अपना पैर का उन लोग जूती समझता था। इससे क्या हो गया, पूरा प्रशासनिक व्यवस्था गड़बड़ा गया, और लोग जो है अपना क्रांति पे उतर आए, और उससे क्या हो गया, 1857 क्रांति स्टार्ट हो गया। तो 1857 की जैसे क्रांति दोबारा ना हो, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया, और ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों पे पूरा राजपाट ले लिया, और यहाँ से ब्रिटिश सरकार जो है अपना शासन शुरू करती है। तो इसके द्वारा पहला जो एक्ट पारित किया गया था भारत शासन अधिनियम 1858।
अब इसको हम लोग जानते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि 1857 जैसी क्रांति को रोकना था और ब्रिटिश सरकार के कठोर नियमों पर प्रतिबंध लगाना था। जिस तरह कठोर नियम थे उसको कंट्रोल करना था। अब इसमें क्या था कि भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया उस वक्त थी उसके हाथों में चला गया। मतलब जो कंपनी यहाँ पे रूल कर रही थी अब कंपनी नहीं करेगी, जो ब्रिटेन की रानी थी वो यहाँ रूल करेगी। और ब्रिटेन की रानी इस वक्त कौन थी? महारानी विक्टोरिया। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। फिर से एक बार आप रेंडमली समझ लीजिए कि बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएगा लॉर्ड विलियम पेंटिक। उसी तरह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। इसमें क्या हो गया? दोहरे प्रशासन प्रणाली की समाप्ति कर दी गई। यहाँ समझिए आप लोग, यहाँ आप लोगों ने भी देखा था पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसमें दोहरा प्रशासन की शुरुआत की गई थी। इसमें व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और अधिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का स्थापना किया गया था। इसको यहाँ पे क्या है 1858 में क्या है समाप्त कर दिया गया और मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया। अंतिम मुगल सम्राट जो थे बहादुर शाह जफर, उसके बाद कोई और मुगल सम्राट नहीं बना। तो ये इसका मुख्य बात था। और भारत के शिक्षित वर्ग के द्वारा इस एक्ट को अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया। तो जान लीजिए मैग्ना कार्टा क्या होता है। मैग्ना कार्टा जो है 1215 में इंग्लैंड में इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें क्या है राजा के शासन को समाप्त करके कानून के शासन की शुरुआत कर दी गई थी। तो इसी तरह भारत में क्या है यहाँ भी कानून व्यवस्था लागू किया गया, ये शिक्षित वर्ग के द्वारा माना गया था। तो इसीलिए इस एक्ट को शिक्षित वर्ग के द्वारा अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो अगला हम लोग देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861। इसमें क्या है कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। आप देखते होंगे कि राष्ट्रपति जो आर्टिकल 123 123, गवर्नर राज्यपाल 213 213 के तहत क्या होता है अध्यादेश जारी करते हैं। उसी तरह से भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा क्या हो गया गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। अगला विभागीय प्रणाली यानी पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की गई थी और उच्च न्यायालय अधिनियम पारित किया गया था। देखिए सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे यहाँ पे कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1773 का आपका रेगुलेटरी एक्ट में किया गया था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि उच्च न्यायालय की शुरुआत की गई। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को समाप्त कर दिया गया था और 3 उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया 1861 में। पहला हो जाएगा आपका मुंबई, दूसरा मद्रास और तीसरा कलकत्ता। 3 जगह इसको एस्टेब्लिश किया गया था। आप जानिए कि तो यहाँ 2-3 काम हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और आप लोग जान लीजिए कि 1858 और भारत परिषद अधिनियम 1861 ये दोनों जो पारित हुआ था इसमें भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा पारित राज्य विलय नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को समाप्त कर दिया और विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 में पारित किए थे। तो ये आपका जो था। अगला देखिए 1876 का एक्ट में एक काम किया गया था कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित की गई। तो ये आप लोग जान लीजिए 2 क्वेश्चन है, दोनों में कंफ्यूजन मत होइएगा कि भारत शासन का जो है कंपनी से ब्रिटेन क्राउन के हाथों में चला गया। उस वक्त जो है महारानी विक्टोरिया थी, मैंने भारत का जो शासन था कंपनी से चला गया किसके हाथों में? आपका ब्रिटिश क्राउन के हाथों में, ब्रिटिश की रानी के हाथों में। उस वक्त महारानी विक्टोरिया थी। तो ये क्वेश्चन अलग है। लेकिन भारत की सामग्री घोषित किया गया महारानी विक्टोरिया कब? तो 1876 में। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है तो ध्यान में रखिएगा। भारत परिषद अधिनियम यहाँ पे 2 काम किया गया है। अब प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। पहले प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली थी उसको समाप्त करके अब प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरुआत की गई। और दूसरा बजट पर बहस करने का अधिकार हो गया यहाँ पे कि लोग जो है बजट पर बहस कर सकते हैं कि किसमें कितना खर्चा करना है, कहाँ कम करना है, कहाँ ज्यादा करना है, इतना बजट कम क्यों है, इतना बजट ज्यादा क्यों है। इस पर जो है आपका चर्चा करने का अधिकार मिला किसके तहत? भारत परिषद अधिनियम 1892 में। अभी वर्तमान में भारत का जो है बजट है 112 आर्टिकल में है। देखिए भारत शासन अधिनियम अगला क्या है? भारत शासन अधिनियम 1909। इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। हमेशा सवाल यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि मार्ले मिंटो सुधार किसे कहा जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार भी कहता है क्योंकि मार्ले उस वक्त इंग्लैंड में भारत के सचिव थे और मिंटो उस वक्त भारत के वायसराय थे। तो यहाँ पे एक काम किया गया है पृथक निर्वाचन की शुरुआत।
मैंने अलग निर्वाचन की शुरुआत। यहाँ पे क्या हो गया, मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई, पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, और इससे क्या हो गया कि सांप्रदायिक भावना को बढ़ावा दिया गया। तो इसीलिए लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहता है। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कौन है, तो लॉर्ड मिंटो है। और यहाँ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम, ये जितना सारा अधिनियम पारित किया गया उसमें सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम कौन था, 1909 का भारत शासन अधिनियम। अब अगला भारत शासन अधिनियम 1919, इसे आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहता है। तो मॉन्टेग्यू जो है इंग्लैंड में भारत के सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट को याद आप लोग जरूर रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में यह सवाल हमेशा पूछता है। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना, जिस तरह अभी लोकसभा राज्यसभा है उसी तरह से उस वक्त जो है आपका विधान परिषद और विधानसभा की स्थापना की गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना, पहले केंद्र में था उसको खत्म करके प्रांत में ले जाया गया, और लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। मतलब कि आप समझिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया किसके तहत, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। अब देखिए कि एक था ली आयोग, याद रखिएगा आप लोग, ली आयोग की स्थापना 1923-24 में किया गया था। इसी के आधार पर 1926 में लोक सेवा आयोग का स्थापना किया गया। अधिनियम बोलेगा तो भारत शासन अधिनियम 1919 हो जाएगा, लेकिन किस आयोग के द्वारा किया गया, तो ली आयोग के द्वारा किया गया। उसका स्थापना कब हुआ, 1923-24 में किया गया था। और कब आपका जो है संघ लोक सेवा का स्थापना या लोक सेवा का स्थापना कब किया गया, 1926 में किया गया था। अब समझिए कि अभी वर्तमान में लोक सेवा आयोग कितना आर्टिकल में है, तो 315 से लेके 323 के बीच में लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान है। अगला, पहली बार महिलाओं को भारत में वोट देने का अधिकार मिला। समझिए कि विश्व में सबसे पहले न्यूजीलैंड ऐसा देश है जहां पे महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया, लेकिन भारत में पहली बार 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। तो याद रख लीजिएगा आप लोग। और अभी जो है पहले जो है 21 वर्ष था वोट देने का अधिकार, लेकिन वर्तमान में 18 वर्ष है। ये कब किया गया, तो 1989 में 61वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा 61वां संविधान संशोधन 1989 में जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष वोट देने का अधिकार कर दिया गया। और आर्टिकल 326 एकदम याद रखिएगा, आर्टिकल 326 के तहत क्या है, वयस्क मताधिकार का अधिकार है। आप ऐसे भी याद करते हैं 6 या 18, आप देखिए गुना कीजिए, 6 को 3 से गुना कीजिए 18 हो जाएगा, 18 वर्ष हो जाएगा वयस्क मताधिकार। तो ये आपका फिर से हम लोग रिवीजन ले लेते हैं रैंडमली। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसमें क्या हो गया कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पहली बार कंपनी के राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली। अगला क्या हो जाएगा कि उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अब प्रथम उच्च न्यायालय के मजिस्ट्रेट कौन थे, एलिजा इम्पे। और कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने तथा रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लग गया। अगला क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसमें दोहरे प्रशासन की शुरुआत होती है। व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई। और भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया। देखिए कि चार्टर अधिनियम 1813, इसमें क्या है, कंपनी के भारत के साथ व्यापार के अधिकार को छीन लिया गया, लेकिन चीन और पूर्वी देशों के साथ व्यापार जो है 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अगला क्या है इसमें कि भारत की शिक्षा पर 1 लाख सालाना खर्च करने की बात कही गई और भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की अनुमति मिली। चार्टर अधिनियम 1833, इसमें क्या हो गया, कंपनी के अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हो गई और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाना जा, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने पहली बार। दास प्रथा को उन्मूलन कर दिया गया और विधि आयोग का गठन किया गया। ये थे 1833 का चार्टर एक्ट। अब 1853 में क्या हो गया कि कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत की गई। भारत शासन अधिनियम 1858, यहाँ पे दोहरे शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। भारत के शासन कंपनी से ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया और गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। और इसी को भारत के शिक्षित वर्ग के द्वारा आपका अधिकारों का मैगना काटा गया है। ये महत्वपूर्ण बात थी इसकी। भारत परिषद अधिनियम 1861,
यहाँ पे क्या है, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। यहाँ पे विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की गई और उच्च न्यायालय जो 3 जगह स्थापित किया गया था। अगला क्या है, 1876 का एक्ट, इसमें महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्रिक घोषित किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1892, यहाँ पे अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत होती है और बजट पर बहस करने का अधिकार दिया जाता है। भारत शासन अधिनियम 1909, यहाँ पे क्या है, इसे पार्लियामेंट सुधार के नाम से जाना जाता है और पृथक निर्वाचन प्रणाली की यहाँ शुरुआत होती है और सबसे कम समय तक चलने वाला ये एक्ट था। अगला है भारत शासन अधिनियम 1919, इसे आपका मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। यहाँ पे केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की जाती है, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की जाती है, लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है और पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया जाता है। एक चीज आप लोग का छूट गया, 1935 का भारत शासन अधिनियम, तो यहाँ पे जगह नहीं है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डाल देंगे। सेशन देखने के बाद, पूरा आपका चैप्टर पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव आप लोग बुक निकालिए और वहां पे जितना सारा ऑब्जेक्टिव है सबको बना लीजिए। इससे क्या होगा कि आप लोग को सब याद होता चला जाएगा और आप लोग एग्जाम में कोई गलती नहीं करेंगे। यदि आप लोग को ये पूरा सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक या जरूर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अभी आप लोग का प्यार का मुझे बहुत ही जरूरत है, आप लोग का सपोर्ट का बहुत ही जरूरत है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।